बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ उसका तीसरा चैप्टर, और आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका उन्वान है वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत, नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। पाकिस्तान के अंदर दो तरह की गवर्नमेंट्स हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। दोनों तरह की गवर्नमेंट काम किस तरीके से करती हैं, इन दोनों तरह की गवर्नमेंट्स में किस तरह वर्क की डिवीज़न होती है, काम की डिवीज़न होती है, क्या एक हुकूमत दूसरी हुकूमत में के काम में इंटरवेंशन और इंटरप्शन कर सकती है या नहीं, सूबाई हुकूमत के मरकज़ी हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, और मरकज़ी हुकूमत या जिसको वफाकी हुकूमत कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, उस फेडरल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे होते हैं, ये आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये क्वेश्चन भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान, और जैसे कल के लेक्चर में हमने टॉपिक पढ़ा था तो वो लेक्चर भी फिंगर टिप्स पे याद करने वाला था, ऐसे ही आज का टॉपिक भी फिंगर टिप्स पे याद करने वाला है। लेकिन याद रख लीजिए, किताब अपने सामने रखिए और हर हेडिंग में, हर मेन हेडिंग में हमने कुछ सब हेडिंग्स लिखनी है साथ साथ, जिससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन याद करना और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लिहाजा अपनी बुक्स अपने सामने रखिए और आइए ज़रा देखते हैं कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात कैसे चलते हैं, निज़ाम कैसे चलता है और काम की डिवीज़न किस तरीके से होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आप इस टॉपिक को या इस लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने लगेंगे तो सबसे पहले आपने किताब पर इस टॉपिक के बाद पहली लाइन पर आपने खुद से हेडिंग लिखनी है, तारुफ। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में बड़ी सादा सी बात बताई गई है कि मुल्क का जो नाम है, मुल्क का जो निज़ाम है, वो वफाकी पार्लिमानी जमहूरिया है। यानी हमारा मुल्क फेडरल, पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत चलता है, और इस निज़ाम में या इस गवर्नमेंट सिस्टम में दो तरह की हुकूमतें हैं, एक है वफाकी हुकूमत और एक है सूबाई हुकूमत। ये बात आपको ऑलरेडी मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाई हुई है कि हमारे मुल्क का जो निज़ाम है वो वफाकी निज़ाम है, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम है। और फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक मेन गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं। एक गवर्नमेंट को आप वफाकी हुकूमत और एक को आप सूबाई हुकूमत कहते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये जो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है, इस निज़ाम में दोनों तरह की गवर्नमेंट्स में ताल्लुकात किस तरीके से चलते हैं, उन ताल्लुकात की सारी तफसील अगर आप 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उठाएं तो उसके जो टोटल आर्टिकल तो हैं 280, तो 280 आर्टिकल्स में से जो आर्टिकल नंबर 141 है और 141 से लेकर 159 तक, ये जो तमाम आर्टिकल्स हैं, इन तमाम के तमाम आर्टिकल्स में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात कैसे होंगे, और इन दोनों गवर्नमेंट्स के दरमियान डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होगी, और इन दोनों हुकूमतों के दरमियान काम किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इब्तदाई बात इंट्रोडक्शन में आ गई। अब वो अगली बात ये करता है कि काम को करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्मों की काउंसिल्स बनाई गई हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के कमीशंस बनाए गए हैं, और जनरली कुछ रूल तय किए गए हैं जिसके तहत मुल्क का सूबों के दरमियान निज़ाम चलाया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब सबसे पहली एक बड़ी काउंसिल बनी हुई है जिस काउंसिल का नाम है मुश्तरका मफादात की काउंसिल, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। ये एक मेन काउंसिल है। इस काउंसिल में आप यूँ समझिए कि मरकज़ी हुकूमत और सूबों के दरमियान जो मुख्तलिफ
काम होते हैं उनकी डिवीजन, उनकी निगरानी और उनके ऊपर, यानी आप यूँ समझ लीजिए कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से एक टीम बनाई गई है। इस टीम के सेंट्रल गवर्नमेंट के बंदे भी मेंबर होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बंदे भी मेंबर होते हैं, और इस पॉइंट पर, इस प्लेटफॉर्म पर, इस काउंसिल में बैठकर वो अपने तमाम मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। जब आप ये हेडिंग देख रहे हैं अपनी बुक पर, तो उसकी पहली लाइन, इस हेडिंग के बाद जो बुक की पहली लाइन है उस पर आप हेडिंग लिखेंगे तारुफ। कहता है कि ये जो मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, इसमें वज़ीर आज़म इस कौंसिल का मेंबर होता है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस कौंसिल का मेंबर होता है। तमाम वज़राए आला, अब पाकिस्तान के 4 सूबे हैं तो चारों जो प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी इस कौंसिल के मेंबर होते हैं, और 3 वफाकी वज़रा आपने पीछे भी पढ़ा हुआ है, जो फेडरल मिनिस्टर होते हैं, उन तमाम फेडरल मिनिस्टर्स में से कोई से 3 मेंबर वो भी इस मुश्तरका मफादात की कौंसिल के मेंबर होते हैं। ये है उसकी टीम, इस कौंसिल के ये मेंबर हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, अब आ जाते हैं अगली लाइन पर, तो वहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, मुश्तरका मफादात की कौंसिल के फ़राइज़। अब ये जो टीम है ये काम क्या करती है? नंबर 1, सूबों के दरमियान इश्यूज़ अगर हो जाते हैं तो उन तमाम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करना इस मुश्तरका मफादात की कौंसिल का काम है। नंबर 2, चारों सूबों में उनके एरिया, उनकी पॉपुलेशन और दीगर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो रिसोर्सेज हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, इस सूबे को इतने पैसे दिए जाएं, इसको इतनी नेचुरल गैस दी जाए, इसको इतनी बिजली दी जाए, इसको इतनी ये चीज़ें दी जाए, वो चीज़ें दी जाए, वो तमाम रिसोर्सेज को डिवाइड करना वो भी इसी काउंसिल का काम है। और अगला है NFC अवार्ड का इजरा। NFC मीन नेशनल फाइनेंस अवार्ड। ये 3 तरह के काम इस काउंसिल के ज़िम्मे होते हैं। अजीज़ तलबा व तालिबात, उसके बाद जब आप ये तीनों बातें पढ़ लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल के फ़राइज़ क्या होते हैं। उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे फैसलों पर इतराज़ का हल, सोल्यूशन ऑन डिसीजन। अगर डिसीजन हो गया, अब डिसीजन फॉर एग्जांपल इस कौंसिल ने कोई डिसीजन किया कि जी इस सूबे को इतने पैसे दे दिए जाए फॉर एग्जांपल, अब वो सूबा इतराज़ करता है कि जी नहीं, हमें इतने नहीं, ज़्यादा चाहिए, या वो किसी फैसले पर सेटिस्फाइड नहीं होता, तो वो सूबा क्या करेगा? जब भी पार्लियामेंट का इजलास होगा तो उस सूबे के लोग पार्लियामेंट में आके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि हमारा इतना राइट बनता था, या ये हमें इस फैसले पर एतराज़ है, आप इस एतराज़ को हल करके दें, तो पार्लियामेंट उसका फैसला कर देगी। अगर पानी के मामलात, अब दरिया मौजूद हैं तो उनमें पाया जाने वाला पानी है, उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और बाद सूबों की ये ख्वाहिश होती है हमें इतना पानी मिले, इतना मिले, इतना मिले। अब उस पर अगर कोई झगड़ा हो जाता है, क्लैश आ जाता है, किसी सूबे को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, किसी को कम मिला, उसको ज़्यादा चाहिए, जो भी मामलात हैं पानी से मुताल्लिका, पानी की डिवीज़न, जो दरियाओं और नहरों का पानी है, ये उसकी बात हो रही है, तो उसके ऊपर अगर झगड़ा हो जाता है तो फिर वो सूबों के लोग इस मुश्तरका मफादात की कौंसिल के पास आकर पानी के मामले को रिजॉल्व करवा सकते हैं। फिर भी अगर उनका मसला हल नहीं हो सकता तो वो सूबों के लोग वो प्रेसिडेंट के पास जाएंगे, और प्रेसिडेंट को पानी के मसले को हल करने के लिए एक कमीशन बनाने का इख्तियार है, एक टीम बनाने का इख्तियार है। वो टीम बना देगा, और वो टीम जो भी पानी से मुतल्लिका फ़ैसला करेगी वो फिर सूबों के लोगों को मानना पड़ेगा। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक कौंसिल है जो इन मामलात को देखती है, और देख कर अगर उस पर किसी को एतराज़ होता है तो उसका तरीक़ाकार भी आपके सामने ज़िक्र कर दिया गया। आप बेटे इसको सबसे पहले टीम देखें, सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें 2 तरह की गवर्नमेंट्स हैं इंट्रोडक्शन में, और कौन कौन से आर्टिकल इन
ताल्लुकात को एक्सप्लेन करते हैं, तरीक़ा कार बताते हैं। उसके बाद पहली एक मेन काउंसिल है जो सूबों के दरमियान ताल्लुकात को देखती है, उसका नाम है मुश्तरका मफादात की काउंसिल। उसकी एक टीम है, उसकी ड्यूटीज़ हैं, और अगर ड्यूटीज़ को या कोई किसी मामले पर कोई इशू आ जाता है तो उसको सॉल्व करने का तरीक़ा कार है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये एक बात हो गई। उसके बाद एक और काउंसिल बनी हुई है, उसका नाम है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसे आप मुआशी काउंसिल भी कहते हैं, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। अब इसमें भी पहली लाइन पर आप लिखेंगे तारुफ, इंट्रोडक्शन। लिखने के बाद अब वो कहते हैं इस काउंसिल को बनाने का इख्तियार सदर के पास होता है। सदर ही फैसला करता है कि इसका हेड कौन होगा, इसके टोटल मेंबर कितने होंगे, और वो उस सारी की सारी काउंसिल के ज़िम्मे डेफिनेटली इकोनॉमिक मामलात को देखना होता है। वज़ीर आज़म उस काउंसिल का चेयरमैन होता है और तमाम वज़राए आला इस काउंसिल के मेंबर होते हैं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसे इस काउंसिल की एक टीम थी, उसी तरीके से नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की भी एक टीम है, जिस टीम को बनाने का इख्तियार सदर के पास, वज़ीर आज़म उस काउंसिल का चेयरमैन, और चारों सूबाई जो वज़रा होते हैं वो उसके मेंबर होते हैं। उसके बाद अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे ड्यूटीज़ ऑफ इकोनॉमिक काउंसिल, मुआशी काउंसिल के फ़राइज़ क्या है। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मुल्क की तमाम मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लेना वो इस इकोनॉमिक काउंसिल की ड्यूटीज़ में है, और इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए मुनासिब स्टेप लेना वो इस इकोनॉमिक काउंसिल का काम होता है। और मुल्क के अंदर मुआशी, माशरती और तिजारती तमाम तरह के मामलात को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ मुरतब करना वो भी इस काउंसिल का काम होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगली एक काउंसिल है कौमी सलामती काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आपको इसके नाम से ही अंदाज़ा हो गया कि इस सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होगा। यकीनन पूरे मुल्क के अंदर पीस को प्रमोट करना, टेररिज्म का ख़ात्मा करना, टारगेट किलिंग का ख़ात्मा करना, अमन को प्रमोट करना, हर एक की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना, वो इस काउंसिल का काम होता है। सबसे पहली लाइन पर पहले जुमले पर आप हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन, तारुफ। ये बिल्कुल छोटा सा जुमला बनेगा और इसमें सिर्फ इतनी बात आएगी कि इस काउंसिल की सदारत वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान करता है, और उसमें भी चारों सूबों से बंदे लेकर ये एक कौमी सलामती काउंसिल बनाई जाती है, जिसका काम होता है अपने अपने सूबे में और इस पूरी काउंसिल का ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर अमन और सलामती को आम करना। अगली ही लाइन, बल्कि लाइन तो वही है, अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे बुक के ऊपर ही फ़राइज़, यानी ड्यूटीज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। पूरे मुल्क में सलामती मामलात को देखना, पीस को प्रमोट करने के लिए, सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए पॉलिसियाँ बनाना, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़रिए उन पॉलिसीज़ पर अमल करवा के पूरे मुल्क के अंदर पीस को, सिक्योरिटी को इंश्योर करना, ये इस काउंसिल का बुनियादी काम है। बड़ी सादा बातें, छोटी छोटी बातें, इनको सुनते जाएं और फिंगर टिप्स पे याद करते जाएं। उसके बाद आगे एक मेन हेडिंग आ जाती है वफाक और सूबों में दीगर ताल्लुकात। अब और डिफरेंट तरह के रिलेशंस हैं, उनको किस तरीके से डिफरेंट तरह के काम हैं, उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है, कौन कौन से काम फेडरल गवर्नमेंट करती है और कौन कौन से काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। आइए ज़रा देखते हैं। पहले पॉइंट पर, इस मेन हेडिंग के बाद जो पहला पॉइंट है उस पर आप हेडिंग लिखेंगे वफाकी हुकूमत को इख्तियार, अथॉरिटीज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वो कहते हैं आइन के आर्टिकल 147 अंडरलाइन कर लीजिए। आइन के टोटल आर्टिकल थे ना 141 से 159 तक, ये तमाम आर्टिकल में ताल्लुकात बताए गए ना कि मरकज़ी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात कैसे चलेंगे। तो अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके अंदर भी बड़ी सादा बात, वो कहते हैं जी कि आइन के आर्टिकल 147 उसमें ये लिखा गया है कि सूबाई हुकूमत अपना इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे सकती है। फिर सुन लीजिए, सूबाई हुकूमत अपना इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे सकती है। मसलन कुछ काम थे जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के करने वाले थे। होता ये है कि जब हुकूमतें बनती हैं तो काम लिख के दे दिए जाते हैं, ये काम फेडरल गवर्नमेंट ने करने, ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने करने, अब या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने।
अब लिख के दे दिए, ड्यूटीज़ फाइनल हो गई। अब एक काम था प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, तो वो अगर अपना काम सेंट्रल गवर्नमेंट से, फेडरल गवर्नमेंट से करवाना चाहे तो सूबाई हुकूमत अपना इख्तियार वफाकी हुकूमत को दे सकती है, लेकिन उस सूरत में दे सकती है अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो असम्बली है, एक है गवर्नमेंट की असम्बली, अगर गवर्नमेंट की असम्बली विद इन 6 डेज, अंडरलाइन कर ले MCQs, अगर विद इन 6 डेज वो कह देती है कि हाँ सूबाई हुकूमत अपना ये वाला काम फेडरल गवर्नमेंट को दे सकती है, तो वो अप्रूव हो जाएगा। यूं सूबाई हुकूमत के काम वफाकी हुकूमत कर सकती है, या सूबाई हुकूमत अपना काम वफाकी हुकूमत के ज़रिए करवा सकती है, ये एक रूल है। इसी तरह अगले पॉइंट पर सूबाई हुकूमत को इख्तियार देना, इसमें बिल्कुल इस पॉइंट के ऑपोजिट कि वफाकी हुकूमत अपना इख्तियार, अपना काम, अपनी अथॉरिटीज़ वो सूबाई हुकूमत को भी दे सकती है अगर सूबाई हुकूमत उसको लेना पसंद करे। यानी सूबाई हुकूमत का काम और इख्तियार वफाकी हुकूमत कर सकती है और वफाकी हुकूमत का इख्तियार सूबाई हुकूमत ले सकती है, लेकिन इसमें दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। अगले पॉइंट पर आप हेडिंग लिखेंगे इंतज़ामी इख्तियारात और वफाकी हुकूमत। इंतज़ामी इख्तियारात, बड़ी सादा बात, आइन के आर्टिकल 148 में लिखा हुआ है कि सूबों के जो इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो वफाकी हुकूमत ले सकती है। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात को भी वफाकी हुकूमत इस्तेमाल कर सकती है अगर सूबा एग्री करे तो। अगले पॉइंट पर है इंतज़ामी इख्तियारात और सूबाई हुकूमत। आइन के आर्टिकल 149 में ये लिखा हुआ है कि वफाकी हुकूमत के अगर इंतज़ामी मामलात हैं तो उनको सूबाई हुकूमत ले सकती है अगर वफाकी हुकूमत किसी सूबे को अपने इख्तियारात देना चाहे। तो यूँ आप देख लीजिए कि इंतज़ामी इख्तियारात दोनों गवर्नमेंट्स एक दूसरे की रजामंदी के साथ एक्सचेंज कर सकती हैं। अगला पॉइंट है तिजारती सरगर्मियाँ। आइन के आर्टिकल 151 में ये वाज़े तौर पर बता दिया गया है कि पूरे मुल्क में जितनी भी तिजारत होगी आज़ादाना होगी, कोई भी सूबा कि तिजारती मामलात में रुकावट नहीं डालेगा। ये नहीं कहेगा कि जी ये सामान का भरा हुआ ट्रक आ रहा है तो हम पंजाब में एंटर नहीं होने देते, ये इतनी गंदम आ रही है हम इसको अपने सिंध में एंटर नहीं होने देते। कोई सूबा रुकावट नहीं डालेगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जॉब्स बैनुसूबाई हो सकती हैं, ट्रेड बैनुसूबाई हो सकती हैं, तिजारती तमाम सरगर्मियाँ आज़ादाना तरीके से होंगी। पॉलिसियाँ बनाई जाएंगी, मरकज़ी हुकूमत पॉलिसियाँ बनाएगी और बड़ी सादा सी बात है, पॉलिसियाँ बनाना, टैक्स लगाना ये मजलिस शूरा का काम होगा। यानी जो मुल्क की पार्लियामेंट है वो तमाम तरह की ट्रेड एक्टिविटीज़ को फाइनल करेगी कि हमारे मुल्क में कौन कौन सी ट्रेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, नंबर 1, और उन पर कितना कितना टैक्स लगेगा ये पार्लियामेंट बना के सूबों को दे देगी और सूबे एज इट इज़ टैक्स भी लगाएंगे और एज इट इज़ तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी लेकर आगे बढ़ रहे होंगे। अगला पॉइंट है ज़मीन का इस्तेमाल, यूज़ ऑफ लैंड। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी सूबे से ये चाहे कि जी मुझे लाहौर में, मुझे कराची में, हमें सिंध में, किसी भी इलाके में हमें इतनी ज़मीन चाहिए, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पर लाजिम है कि वो उसी वक्त उतनी ज़मीन सेंट्रल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को देने की पाबंद होगी, वो उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकती। ये बात आइन के आर्टिकल 152 में लिखी हुई है। अगला पॉइंट है ज़राए मवासलात, मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला करती है कि हमारे मुल्क में इतने रेडियो चैनल्स आ जाएं, इतने टीवी चैनल्स आ जाएं, इतने अखबारात आ जाएं, इतने और मीन्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन आ जाएं, तो आइन के आर्टिकल 159 में ये लिखा हुआ है कि वो फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबों के अंदर अपनी मर्ज़ी के साथ काम कर सकती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसके अंदर कोई रुकावट नहीं डालेगी। अजीज़ तलबा और तालिबात, वैसे तो आर्टिकल बेशुमार हैं, आपने पढ़ा 141 से लेकर 159 तक तफसीलात लिखी हुई हैं, मगर ये इतनी बातें तो आपकी बुक वाले ने की थी। अब इसमें कुछ बातें मैंने इजाफी तौर पर ऐड की हैं, उनमें अगला पॉइंट है जो इजाफी है वो आप लिख सकते हैं कानून साजी, लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का तरीकाकार क्या होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे मुल्क के लिए रूल्स अलग बनाएगी और उसके बाद हर सूबा
अपने अपने सूबे के लिए अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग बनाएगा। तो लेजिस्लेशन का तरीकाकार दोनों हुकूमतों में अलग अलग होगा। अगला है मुआशी कौंसिल का क़याम। इसका तज़किरा हमने यहाँ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में भी कर लिया है, आप इसी को ही रहने दें, इस इजाफी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है बिजली की पैदावार बजरिया मुशावरत विद कंसल्टेशन। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो विद कंसल्टेशन होगी। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है पूरे मुल्क में बिजली मुहैया करना। अब वो किसी भी सूबे में कोई प्लांट लगाना चाहती है, कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का लगाना चाहती है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट लगाना चाहती है, सोलर एनर्जी का लगाना चाहती है, विंड एनर्जी का लगाना चाहती है, या इसी तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी के प्लांट लगाना चाहती है, किसी भी किस्म की एनर्जी के प्लांट लगाना चाहती है, तो वो अपने उस मुतल्लिका सूबे से मुशावरत करेगी। मुशावरत करके विद कंसल्टेशन प्लांट लगाने का तरीकाकार तय पा जाएगा और बजरिया मुशावरत ही इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट लगाए जाएंगे। यानी डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से किसी जगह पे प्लांट नहीं लगा सकती। अगला पॉइंट है लावारिस जायदाद का उसूल। लावारिस जो किसी की जो है वो मलकियत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, उसका कोई मालिक नहीं है, तो ऐसी जो लावारिस ज़मीन है वो उसका उसूल भी क्या है, वो ज़मीन भी बजरिया मुशावरत इस्तेमाल की जा सकती है। अगर उसको सूबाई हुकूमत इस्तेमाल करना चाहे वो सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है, वो उसको इस्तेमाल कर सकती है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए होगी तो वो विद मुशावरत उससे ले सकती है। अगला पॉइंट है मादनी ज़खायर का तरीक़ाकार। मादनी ज़खायर जितने भी हैं, मिनरल्स जितनी भी हैं, ये मुश्तरका होंगी। मिनरल फॉर एग्जांपल पंजाब में मादनियात निकलती हैं, जैसे उसने यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है जी, मादनियात निकलती हैं पंजाब में, तो वो उसमें से हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जाएगा और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी जाएगा। इसमें दोनों तरह की गवर्नमेंट्स का राइट होगा। उसके बाद है कर्जा वसूली। अगर कोई सूबा सेंट्रल गवर्नमेंट से कर्जा लेना चाहेगा तो उसको कर्जा लेने का भी इख्तियार है। मैं ये जो छोटे छोटे जुमले बोल रहा हूँ, बस यही छोटे छोटे जुमले ही इनकी एक्सप्लेनेशन है, आप इनको नोट करते जाइएगा। अगला पॉइंट है अतियात देना। अगर कोई फ्लड आ जाता है, कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक मुहिम शुरू करती है, लाइक अभी फ्लड आया तो फ्लड रिलीफ फंड कायम किए गए, तो सूबों को ये राइट है, सूबों को ये अथॉरिटी है कि वो अपने फ़ंड सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकते हैं और उस बड़े मकसद को हासिल किया जा सकता है। अगला पॉइंट है तरसीली मवाद या तरसीली तार बजरिया मुशावरत। यानी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के लिए अगर उन्होंने तारें बिछानी हैं, खा बिजली की हैं, खा जो रेडियो चैनल्स हैं, मीन्स ऑफ टेली कम्युनिकेशन है उनके लिए हैं, रेलवेज़ के लिए हैं, अगर तारें बिछानी हैं तो वो भी बजरिया मुशावरत ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ सूबों के दरमियान तारें बिछाई जा सकती हैं। और उसके बाद एंड पर आप खुलासा कलाम लिखेंगे कि ये सिस्टम एक बड़ा इंतज़ामी एतबार से बेहतर अंदाज में तय किया गया है और बहुत सारे काम एक हुकूमत दूसरी हुकूमत के साथ मुशावरत के साथ कर रही होती है। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, ये वो तमाम बातें हैं जिनका तज़किरा मैंने आपके सामने किया कि इसका इंट्रो ये है। और दो तरह की हुकूमतें हैं, वफाकी निज़ाम है, बड़ी कौंसल मुश्तरका मफादात की कौंसल है, उसकी एक टीम है, उसकी ड्यूटीज़ हैं, और अगर क्लैश आ जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करना है। दूसरी कौंसल हमारी इकोनॉमिक कौंसल है, इसकी भी एक टीम है, इसकी भी ड्यूटीज़ हैं। तीसरी कौंसल सलामती कौंसल है, इसकी एक टीम है, उसके फ़राइज़ हैं। फिर दीगर मामलात को किस तरीके से किया जा सकता है, वफाकी हुकूमत कैसे इख्तियार करती है, अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती है, सूबाई हुकूमत कैसे कर सकती है, इंतज़ामी मामलात में दोनों हुकूमतें आपस में किस तरीके से कर सकती हैं, तिजारती सरगर्मियाँ कैसे हैं, ज़मीन का इस्तेमाल, ज़राए मवासलात, और फिर जो इजाफी बातें थी वो हमने आपके साथ ज़िक्र कर दी हैं। ये पूरा एक 8 नंबर का मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन है। आप इसको बार बार सुनिए, दूसरों तक पहुँचाइए और ख़ुद भी इस्तेफ़ादा कीजिए, दूसरों को भी करवाइए। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। तब तक अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।